हेलो बच्चों, मधु आपकी इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। तो व्याकरण के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो चित्र ली हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, पहले चित्र में वाक्य क्या लिखा गया है, माँ बच्ची को खाना बनाना सिखाती है। और दूसरे चित्र में क्या है, माँ बच्ची से पत्र लिखवाती है। तो पहले चित्र से आप सब क्या समझते हैं, ना माँ क्या कर रही है, ना बच्ची को खाना बनाना सिखाने का काम वो कर रही है। ना माँ क्या कर रही है, ना बच्ची से पत्र लिखने का काम वो करवा रही है। यहाँ पर दोनों चित्र में अलग अलग अर्थ है। क्या है ना, पहले चित्र में माँ जो करता है वो स्वयं कार्य कर रही है और दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा भी दे रही है। तो दूसरे चित्र में क्या है, ना माँ क्या कर रही है, ना बच्ची से पत्र लिखने का काम वो करवा रही है। इस दोनों चित्र में से आप सब क्या समझते हैं, ना कर्ता स्वयं काम कर रही है और दूसरों को काम करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। तो इस वाक्य से हम लोग क्या समझते हैं, ना प्रेरणार्थक क्रिया जो प्रेरणा देकर कर्ता स्वयं काम कर रही है और दूसरों को काम करने के लिए वो प्रेरणा दे रही है, ठीक है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले हम क्या जानेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है। तुम सब अपने अपने कॉपी में लिख लो, प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है। जिस वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है करने के लिए, काम करने के लिए वो प्रेरित करता है, ऐसे वाक्यों को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर दो चित्र दी हूँ और दोनों उदाहरण दी हूँ। पहले उदाहरण में क्या है न, महेश बिल्ली को दूध पिलाता है। दूसरे उदाहरण में क्या है, मिताली खरगोश को गाजर खिलाती है। तो महेश को पहले उदाहरण से हम क्या समझते हैं न, पहले उदाहरण में एक महेश एक लड़का है, वो क्या काम कर रहा है, महेश यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है ना, बिल्ली को दूध पिलाता है, ठीक है। तो महेश यहाँ पर करता है। तो कर्ता क्या कर रहा है, वो स्वयं है, वो स्वयं कार्य कर रहा है और दूसरों को भी कार्य करने के लिए वो प्रेरित कर रहा है। तो दूसरे वाक्य में आप क्या समझते हैं, मिताली खरगोश को गाजर खिलाती है। मिताली कौन है, मिताली भी दूसरे वाक्य में करता है। न कर्ता स्वयं कार्य कर रही है और दूसरों को कार्य करने के लिए भी वो प्रेरणा दे रही है। तो इन जो दोनों वाक्य हैं इसमें से आप क्या समझते हैं, न कर्ता स्वयं कुछ कार्य करता है या करती है और दूसरों को कार्य करने के लिए भी वो प्रेरणा दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम जानेंगे प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद हैं। एक है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दो है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो पहले हम जानेंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है, जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देती है उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो इसमें क्या है ना, कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या हो रहा है, कर्ता जो है, कर्ता कौन है, जो कर्ता है वो प्रत्यक्ष रूप से उसमें भाग ले रही है। इसमें कर्ता स्वयं भी भाग लेती है और दूसरों को भी कार्य करने की प्रेरणा भी देती है। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को हम क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया भी कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं उसमें भाग लेती है। मैं यहाँ पर एक उदाहरण दी हूँ, माँ बच्चे को खाना खिलाती है। तो माँ क्या काम कर रही है ना, बच्ची को खाना खिला रही है, ठीक है। तो जो माँ है, माँ कौन है, कर्ता है, वो क्या काम कर रही है ना, बच्ची को खिलाने का काम कर रही है। कर्ता स्वयं काम कर रही है
और दूसरों को भी करने की प्रेरणा दे रही है। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे द्वितीय प्रणर्थक क्रिया। द्वितीय प्रणर्थक क्रिया की परिभाषा क्या है? जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य ना करके दूसरों को कार्य करने की प्रेरणा देती है उसे द्वितीय प्रणर्थक क्रिया कहते हैं। तो जिन क्रियाओं में कर्ता क्या कर रही है, स्वयं कुछ भी काम वो नहीं कर रही है, लेकिन वो दूसरों को काम करने के लिए वो प्रेरित करती है या प्रेरित करता है, तो उसे हम कहेंगे द्वितीय प्रणर्थक क्रिया कहेंगे। देखो यहाँ पर एक उदाहरण दी हूँ, मालिक नौकर से काम करवाती है। यहाँ पर जो मालिक है वो क्या काम कर रही है? वो खुद कुछ काम नहीं कर रही है और दूसरों को काम करने के लिए वो प्रेरित कर रही है। तो इसमें कर्ता क्या है? प्रत्यक्ष रूप में वो भाग नहीं लेती है, अतः उसको उसकी प्रेरणा से कोई दूसरा वो काम कर रहा है। तो प्रेरणा देने वाले को हम क्या कहेंगे? प्रेरक कर्ता कहेंगे, और प्रेरणा से काम करने वाले को प्रेरित कर्ता कहेंगे। जो दे रहे हैं काम करने के लिए वो प्रेरक करता है, और जो काम कर रहा है या कर रही है वो प्रेरित करता है। इस उदाहरण में मालिक कौन है? ना मालिक है प्रेरक कर्ता। वो खुद काम नहीं कर रही है, लेकिन वो नौकर से काम करवाती है। तो ये जो नौकर है कौन है? ये प्रेरित करता है। तो इस उदाहरण से बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि द्वितीय प्रणर्थक क्रिया की परिभाषा क्या है। न कर्ता वो उसमें क्या है, वो स्वयं कुछ भी काम नहीं कर रही है, वो दूसरों को काम करने के लिए वो सिर्फ प्रेरित करता है। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? अप्रत्यक्ष प्रणर्थक क्रिया भी कहते हैं। द्वितीय प्रणर्थक क्रिया को उसका दूसरा नाम भी है, उसको हम अप्रत्यक्ष प्रणर्थक क्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों प्रणर्थक क्रिया की परिभाषा, उसके भेद के बारे में जानने के बाद उसके कुछ नियम होता है प्रणर्थक क्रिया के, हम कैसे पहचानेंगे प्रथम प्रणर्थक क्रिया और द्वितीय प्रणर्थक क्रिया हम कैसे पहचानेंगे, उनका जो रूप परिवर्तन होता है उसका कुछ नियम होता है। ठीक है, तो हम बहुत सारे नियम के बारे में जानेंगे। तो पहले हम आएंगे पहले नियम के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रणर्थक क्रिया के रूप। पहले नियम के बारे में, प्रथम प्रणर्थक क्रिया के जो रूप परिवर्तन होते हैं उसका पहला नियम क्या होता है। ठीक है, पहला नियम यह है कि क्रिया के मूल धातु में आना जोड़ने से वो प्रथम प्रणर्थक क्रिया बन जाता है, और वाना जोड़ने से वो द्वितीय प्रणर्थक क्रिया बनते हैं। ठीक है, जैसे कि क्रिया है, मूल धातु है, उसका प्रथम प्रणर्थक क्रिया, उसका द्वितीय प्रणर्थक क्रिया। तो ठीक है, उगना, उगना का क्या होगा? मूल धातु क्या है? उग, उगना का प्रथम प्रणर्थक रूप क्या होगा? उगाना। द्वितीय प्रणर्थक क्रिया क्या होगा? उगवाना। कैसे हुआ? तो ये हम जानेंगे, पहले नियम के बारे में विस्तार से हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जो क्रिया शब्द है उगना, ठीक है, मूल धातु में आना जोड़ने से, मूल धातु इसका क्या है? उग। तो प्रथम प्रणर्थक क्रिया में आना जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? उग प्लस आना। ठीक है, तो मूल धातु में आना प्रत्यय जोड़कर हम क्या करेंगे? उसका उगाना हो गया। ठीक है, तो प्रथम प्रणर्थक में आना जुड़ गया और द्वितीय प्रणर्थक में वाना जुड़ गया, उग प्लस वाना। ठीक है, इस तरह से और दूसरे भी हैं। उड़ना, उसका मूल रूप है उड़, जैसे कि उड़ाना, उड़ प्लस आना। ये क्या है? उड़ प्लस वाना। ऐसे इस तरह से और भी उदाहरण दिया गया है यहाँ पर। गिरना, गिर, गिराना, गिर प्लस आना, गिरवाना, गिर प्लस वाना। ठीक है, तो प्रथम प्रणर्थक रूप में क्या जोड़ा गया है? आना प्रत्यय जोड़ा गया है, और दूसरे प्रणर्थक क्रिया में वाना जोड़ा गया है। ठीक है, तो उसके बाद हम आएंगे दूसरे नियम की ओर।
तो बच्चों अब हम दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि क्रिया के कुछ मूल धातुओं की मात्रा पहले परिवर्तन कर दिया जाता है। जैसे कि क्या होगा, आ का अ हो जाएगा, ई का ई, ए का ई और ओ का ऊ हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आना क्या करेंगे, हम प्रथम प्रणर्थक क्रिया में जोड़ेंगे और वाना क्या करेंगे, द्वितीय प्रणर्थक क्रिया में जोड़कर हम नए शब्द बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दी हूँ बच्चों। देखो, क्रिया शब्द है और उसका मूल धातु और प्रथम प्रणर्थक क्रिया और द्वितीय प्रणर्थक क्रिया हम बनाएंगे, ठीक है बच्चों। देखो, जैसे कि पहले क्रिया शब्द क्या है, काटना। उसका मूल धातु क्या होगा, काट। उसका प्रथम प्रणर्थक रूप क्या होगा, कटाना। और द्वितीय प्रणर्थक रूप क्या होगा, कटवाना। जैसे कि यहाँ पर क्या होता है, परिवर्तन क्या होता है। जैसे कि प्रथम प्रणर्थक कटाना कैसे हुआ, यहाँ पर कट प्लस आना। देखो बच्चों, यहाँ पर हम आना जोड़ दिए, ठीक है बच्चों। फिर द्वितीय प्रणर्थक में क्या करेंगे, जैसे कि कट प्लस वाना। यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, वाना जोड़ दिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम आएंगे नाचना। नाचना का मूल धातु क्या होगा, नाच। फिर उसका प्रथम प्रणर्थक रूप क्या होगा, नचाना। और द्वितीय प्रणर्थक क्या होगा, नचवाना। और फिर जागना का क्या होगा बच्चों, मूल धातु जाग और प्रथम प्रणर्थक रूप जगाना और द्वितीय प्रणर्थक रूप जगवाना, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे घूमना। क्रिया शब्द का क्या होगा, घूम। मूल धातु क्या होगा, घूम। प्रथम प्रणर्थक रूप क्या होगा, घुमाना। और द्वितीय प्रणर्थक रूप क्या होगा, घुमवाना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आएंगे तीसरे नियम की ओर, ठीक है। देखो, तीसरा नियम क्या है प्रणर्थक रूप का, क्रिया के स्वरांत धातुओं की मात्रा पहले परिवर्तन करके हम आ, ई, ए का ई करेंगे और ओ का ऊ कर देंगे, ठीक है बच्चों। उसके बाद फिर लाना प्रथम प्रणर्थक रूप में जोड़ेंगे और लवाना हम क्या करेंगे, द्वितीय प्रणर्थक रूप में जोड़कर नए शब्द बनाएंगे, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दी हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ है क्रिया शब्द और उसका मूल रूप और प्रथम प्रणर्थक क्रिया और द्वितीय प्रणर्थक क्रिया शब्द हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रिया शब्द क्या है, देना। उसका मूल धातु क्या होगा बच्चों, दे। फिर प्रथम प्रणर्थक क्या होगा, दिलाना और द्वितीय प्रणर्थक रूप दिलवाना। देखो यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पर दिलाना शब्द में हम क्या करेंगे, दिल प्लस लाना, यहाँ पर लाना जोड़ दिए, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे द्वितीय प्रणर्थक में क्या करेंगे, दिल प्लस लवाना। इस तरह बनाकर हम क्या कर सकते हैं, नए शब्द हम बनाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है रोना। रोना का मूल रूप क्या होगा, रो। प्रथम प्रणर्थक रूप में उसका क्या होगा, रुलाना। और द्वितीय प्रणर्थक रूप में क्या होगा बच्चों, रुलवाना, ठीक है। उसी प्रकार हम खाना। खाना का क्या होगा बच्चों, खा। मूल धातु खा और प्रथम प्रणर्थक रूप क्या होगा, खिलाना। और द्वितीय प्रणर्थक रूप क्या होगा बच्चों, खिलवाना, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम आएंगे पीना। पीना का मूल रूप क्या है बच्चों, पी। उसका प्रथम प्रणर्थक रूप क्या होगा, पिलाना। और द्वितीय प्रणर्थक रूप क्या होगा, पिलवाना, ठीक है बच्चों। अब आए सब समझ में। उसके बाद हम आएंगे प्रणर्थक क्रिया का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या है न, क्रिया के स्वरांत धातुओं की पहले मात्रा में परिवर्तन करके, देखो यहाँ पर मात्रा में क्या होगा, परिवर्तन कर दिया जाता है, ठीक है। परिवर्तन करके आ, ई, ए का ई और ओ का ऊ हो जाएगा। फिर हम क्या जोड़ेंगे, लाना। और लाना जोड़कर प्रथम प्रणर्थक क्रिया तथा लवाना जोड़कर
द्वितीय प्रणार्थक क्रिया हम बनाएंगे। ठीक है बच्चों, आप सब समझ गए होंगे। उसके बाद हम आएंगे उदाहरण की ओर। देखो, देना, देना क्रिया का मूल रूप क्या होगा? दे। उसमें उसके बाद क्या होगा? लाना जोड़ेंगे हम, दिलाना, और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में दिलवाना। ठीक है, उसमें लवाना जोड़ेंगे, यहाँ पर लाना जोड़ेंगे। ठीक है, दी प्लस लाना, दिलाना, और यहाँ पर दी प्लस लवाना। तो इस प्रकार हम और भी जो उदाहरण दी हूँ उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे चौथे नियम की ओर। देखो बच्चों, प्रणार्थक क्रिया का चौथा नियम क्या होता है? क्रिया के कुछ धातुओं के हम क्या करते हैं? दो दो रूप बनाते हैं। ठीक है, दो दो रूप बनाएंगे, दो दो रूप बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम इसको प्रथम प्रणार्थक में भी इसका दो रूप होगा और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में भी इसका दो रूप बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि कहना, उसका मूल रूप क्या होगा? कह। प्रथम प्रणार्थक क्रिया में कहाना और कहलाना, और द्वितीय प्रणार्थक क्रिया में कहवाना और कहलवाना। इस प्रकार हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दो दो रूप बनाएंगे, जैसे कि इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं और इसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं प्रथम प्रणार्थक रूप में, वाक्यों को देख के किस प्रकार का वाक्य है, और द्वितीय प्रणार्थक में कहवाना और कहलवाना, इस प्रकार भी हम इसको प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चौथे नियम के बारे में आप सब जान गए होंगे। उसके बाद हम आएंगे पांचवें नियम की ओर। प्रणार्थक क्रिया का पांचवा नियम। पांचवा नियम क्या होता है? कुछ क्रियाओं के हम प्रथम प्रणार्थक रूप नहीं बना सकते हैं, जैसे कि पीटना, जैसे कि क्या? पीटना, लेना, भेजना, खोना, गाना। ठीक है, तो प्रणार्थक क्रिया का पांचवा नियम क्या है? हम प्रथम प्रणार्थक रूप इसका नहीं बना सकते हैं, चाहे जितना भी कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसका प्रथम प्रणार्थक रूप नहीं बना सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे छठे नियम की ओर। प्रणार्थक क्रिया का छठा नियम क्या है? कुछ क्रियाओं का कोई भी प्रणार्थक रूप नहीं होता है, ना तो पहला प्रणार्थक रूप होता है, ना तो दूसरा प्रणार्थक रूप होता है, उसका कोई भी रूप नहीं होता है। जैसे कि आना, गरजना, चाहना, जानना, पुकारना, ठीक है, मिलना, सोचना और होना। ये जो मैंने क्रिया शब्द सब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दी हूँ, उसका क्या होता है ना, हम उसका कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रथम प्रणार्थक रूप भी नहीं बना सकते हैं, दूसरे प्रणार्थक रूप भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या सीखा? तो पहले जाने उसकी परिभाषा क्या है, प्रणार्थक क्रिया की परिभाषा क्या है, उसका प्रकार भेद, उसके रूप परिवर्तन के जो कुछ नियम हैं, उसके बारे में हमें विस्तार से जानकारी मिल गई है। तो बच्चों, अब हम आएंगे मूल्यांकन की ओर। देखो, मैं यहाँ पर कुछ प्रश्न दी हूँ। निम्नलिखित क्रियाओं के प्रथम और द्वितीय प्रणार्थक रूप आप सब लिखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो, हंसना, हंसना का क्या होगा बच्चों? प्रथम प्रणार्थक रूप क्या होगा? हंसाना। और उसका द्वितीय प्रणार्थक रूप क्या होगा बच्चों? हंसवाना। ठीक है, उसके बाद लिखना, लिखना का बच्चों क्या होगा प्रथम प्रणार्थक रूप? लिखाना। और उसका द्वितीय प्रणार्थक रूप क्या होगा बच्चों? लिखवाना। उसके बाद सोना का क्या होगा बच्चों? प्रथम प्रणार्थक रूप? सुलाना। और उसका द्वितीय प्रणार्थक रूप क्या होगा बच्चों? सुलवाना। उसके बाद रोना का क्या होगा बच्चों? रुलाना। ठीक है, प्रथम प्रणार्थक रूप हो गया। उसका द्वितीय प्रणार्थक रूप क्या होगा? रुलवाना।
उसके बाद भूलना का क्या होगा बच्चों? भुलाना। प्रथम प्रणर्थक रूप हो गया। उसका द्वितीय प्रणर्थक रूप क्या होगा? भूलवाना। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, धन्यवाद।